नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जुबली हिल्स व रुकने बल्दिया शेखपेट मोहतरम जनाब राशिद फराज साहब, मोहतरम जानी मियाँ सीनियर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन व साबिक़ा रुकने बल्दिया जनाब वकील साहब जो तमिलनाडु के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर है, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा मेरे तमाम मजलिस रुफ़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान मिल्लत, मैं आज एरागड्डा की सरज़मीन से खड़े होकर अगर मैं मेरे मरहूम रुकने बल्दिया वो मजलिस के क़ायद जनाब शरीफ साहब को याद ना करूं तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मरहूम शरीफ साहब ने बहुत खिदमत की, ना सिर्फ अहलियान एरागड्डा बल्दी हल्का के अवाम की, बल्कि हर कोई जो उनसे मिलता शरीफ साहब से बड़ा मुतासिर होता। और उनकी मौत ना सिर्फ मेरे लिए सदमा है, बल्कि मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत से गरीबों के लिए एक अजीम नुकसान हुआ शरीफ साहब की मौत से। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस मरहूम लीडर को, इस मरहूम रुकने बल्दिया को अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, अल्लाह उनकी ख़बर को नूर से भर दे और अल्लाह उनके अहल व अयाल पर, उनकी औलाद पर अल्लाह रहम फरमाए, उनकी मुश्किलात को आसान करे। अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जुबली हिल से राशिद फराज साहब को, इसकी आवाज़ मत बढ़ाइए भाई, जितना है रहने दीजिए, राशिद फराज साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बातें की जा रही हैं कि उनके पास से अज़हरुद्दीन आया तो आपने राशिद फराज को क्यों उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस वाले, मेरे ख्याल से उनका हाफिज़ा अच्छा नहीं है, तारीख़ में बहुत कमज़ोर है। जानी मियाँ मुझसे बेहतर जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 1984 में एक जानी मियाँ साहब थे, 83 में उनको यहाँ से उस वक्त खैरताबाद के असम्बली हल्का का टिकट दिया था। फिर उसके बाद मजलिस ने एक काजिम साहब थे, 89 में उनको टिकट दिया खैरताबाद से। फिर एक जहांगीर अली साहब थे, 94 में जब मैं अपना पहला इलेक्शन लड़ा मजलिस तो उनको टिकट दिया। फिर 2009 में हमने जनाब चिन्ना श्री सलम यादव साहब को टिकट दिया, मगर स्क्रूटिनी में उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। 2014 में उनके बेटे को टिकट दिया, 18 में हम नहीं लड़े। अब हम लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 रुकने बल्दियाँ हैं। हमने 2 बल्दी हल्कों पर अच्छे खासे वोट लिए, को कामयाबी नहीं मिली। तो कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि हिमाकत की बातें नहीं करना। अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर आप नामपल्ली में कैंडिडेट क्यों दिए, नामपल्ली में क्यों दिए, कारवान में क्यों दिए। मैं बहुत सी बातें कर सकता हूं तुम्हारे बारे में, कोई तुम्हारा कैंडिडेट कोई आसमान से उतरा नहीं। जमहूरियत है, हर कोई किसी के खिलाफ लड़ सकता है। और तुम्हारे कैंडिडेट के बारे में कह रहा हूं, तुम्हारा कैंडिडेट के ऊपर 4 पैसे खाने के FIR है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के 4 FIR है और वो FIR कोई जाके नहीं कंप्लेन करा। HCA का, क्रिकेट एसोसिएशन का, जो सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर है, वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज L नागेश्वर राव है।
एल नागेश्वर राव के ऑर्डर के ऊपर ये जो कांग्रेस के कैंडिडेट के ऊपर गबन करने का, पैसे खाने का इल्जाम है, 4 एफआईआर है और एंटिसिपेटरी बेल लेना पड़ा उनको। तुमको बताना पड़ेगा ये क्या है। और तुम्हारा कैंडिडेट तो मुरादाबाद में एमपी था, मुरादाबाद में कुछ काम नहीं किए, कभी पलटकर मुरादाबाद को नहीं देखे। 2009 से 14 तक कांग्रेस का कैंडिडेट एमपी था, 14 में उनको टिकट नहीं दिए, बीजेपी जीत गई वहां पर। फिर उसके बाद इनको सवाई माधोपुर टोंक राजस्थान की पार्लियामेंट की सीट दिए, 4 लाख वोट मिले, कभी पलट के वहां पर नहीं गए। तो कांग्रेस वालों, हमको सियासत की तारीख बहुत अच्छी तरह मालूम। तुम्हारे कैंडिडेट की तारीख और बयान कर सकता हूं मैं। तुम्हारे कैंडिडेट के ऊपर एक नेटफ्लिक्स के ऊपर एक पिक्चर बनी मैच फिक्सिंग के ऊपर। उसमें सीबीआई का डायरेक्टर ये बोलता है कि अजहरुद्दीन के ऊपर, वो नेटफ्लिक्स में बोल रहे वो, कि ये मैच फिक्सिंग में मुलविस थे। उस वक्त पीएमएलए का कानून नहीं था। क्यों नहीं तुम्हारा कैंडिडेट डालता हो सीबीआई के डायरेक्टर के ऊपर डिफेमेशन का केस? डालो उसके ऊपर डिफेमेशन का केस। नहीं डालेंगे। ने मंजलिस क्यों लड़ी? अरे मंजलिस हर एक के खिलाफ लड़ती आ रही बाबू, हम कोई नए नहीं है, हम लड़ते आए। जानी मियां लड़े, बल्दिया का इलेक्शन, यहां पर ये मंजलिस का इलाका है। तुम कहां से टपके नहीं मालूम मेरे को। यहां से आप ऐसा बोल रहे मैं दूल्हे भाई की तलवार, कोई मेरे सामने नहीं ठहरना है। चुनाव है, इलेक्शन है। अरे कोई भी जीतेगा, कोई भी हारेगा। आप हमारे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किए, उसके बारे में नहीं बोलते।
मेरे अजीज़ दोस्तों, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, ये कांग्रेस के एतराज़ात, पिछले बल्दिया के इलेक्शन में हम 4 बल्दी डिवीज़न पर मुकाबला किए। इरागड्डा से अल्हम्दुलिल्लाह आपने शरीफ साहब को कामयाब किया। शेखपेट से दोबारा वहाँ की आवाम ने राशिद फराज को दूसरी मरतबा कामयाब किया और हम रहमत नगर और बोरा बंडा बल्दी डिवीज़न लड़े। ये 4 बल्दी डिवीज़न में हमको 28,000 वोट मिले। वेंगल राव नगर नहीं लड़े और यूसुफगुड़ा बोरा बंडा नहीं लड़े। इसके बावजूद भी इनको तकलीफ। अच्छा, कांग्रेस कितने वोट ली बल्दी इलेक्शन में? 8,000। सिर्फ 8,000 वोट लेके आप बोल रहे क्रिकेट प्लेयर बैट हाथ में लेके आ गया तो उन्हें चौबे छक्के मारेंगे। क्रिकेट ग्राउंड पे होता, ये सियासी मैदान हमारा है, यहां पर हम खेलते आए हर चीज पे, ये पिच हमारी है। आप आकर आप बोल रहे ऐसा कर देना था। ये कांग्रेस पार्टी में गुरूर तकब्बुर है। नहीं, नेहरू थे, इंदिरा गांधी थे, राजीव गांधी थे, अब राहुल गांधी है, कोई इनके सामने नहीं आना। अरे वो बदल गया बाबा, हिंदुस्तान वो नहीं रहा। अब खानदान पानदान नहीं रहा। जो मेहनत करेगा, जुस्तजू करेगा, लोग उसकी इज्जत करेंगे। वह हम हाथ हिला देंगे, मुस्कुरा देंगे, लोग खुश हो जाएंगे। गया जमाना। एक चाय बेचने वाला मुल्क का वजीर आजम बन गया, तुम क्या करे, उसको 2 बार नहीं रोक सके। कांग्रेस की वजह से मोदी वजीर आजम बना। इन्हों अगर अच्छे होते तो 2 बार वजीर आजम बनता ही नहीं था वो। कांग्रेस की कमजोरियों, नाहली की वजह से बीजेपी इख्तिदार पर है आज। और किसको नुकसान हो रहा? इनके बड़ों को नुकसान हो रहा। किसका घर तोड़ा जा रहा, किसका इनकाउंटर हो रहा, किसके सर से हिजाब खींचा जा रहा, किसके मस्जिदों से उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर निकाला जा रहा, किसको हथकड़ियों में गोली मारी जा रही। अरे तुम्हारी वजह से बीजेपी इख्तिदार में है। तेलंगाना में हमने होने नहीं दिया। ये मजलिस ताकतवर है, यहां पर मजलिस लड़ती है आपके हिस्से के लिए, आपके इंसाफ के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से मजलिस का इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार आपकी दुआओं से, आपके वोट से नया एमएलए मजलिस का ही मुंतखब होगा इंशाअल्लाह ताला। अब रहा सवाल बीआरएस के गोपीनाथ का है। कम से कम ईद का चांद तो दिख जाता, गोपीनाथ तो दिखता ही नहीं जुबली हिल में। आखिरी बार कब दिखा था गोपीनाथ, आपको बोलो, कहीं दिखा आपको? नहीं, आप सही से बोलो, दिखा आपको कहीं? डरो को आप, कहीं नजर नहीं आए। आप परसों उन्होंने आए, उनके लीडर के साथ खड़े रह गए ऊपर और खड़े रह के बोल रहे मैं राउडीज्म खत्म कर दूंगा। नीचे वीडियो आया, कोई मार रहे बच्चों को। कौन थे वो लोग? क्या हो रहा है यहां पर जुबली हिल में? कौन सा काम एमएलए साहब कराए, बताओ मौजूदा एमएलए? हम डेवलपमेंट का काम करवा के लेके आते हैं, टांग अड़ाते। नहीं, मरहूम शरीफ साहब पूरा मंजूर करा के लेके आते और शरीफ मरहूम बोलते साहब जान दो, उसको बुला ले। तो अरे बोला भाई तुम मेहनत करना, शरीफ जाने दो साहब, मेरा काम हो जाता है। तो काम को रुकाता। इन्हों क्या आते, खाली इनको लाके चलो ठीक है ठहर जाओ, फोटो ले लेंगे आपकी। कुछ काम नहीं किए टीआरएस वाले जुबली हिल्स में। यहां पर आवाम के मसाइल के अंबार है, बहुत मुश्किलात हैं। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि इस बार आप देख समझ के वोट दीजिए। आपको एक बेहतरीन फाल हरकियाती एमएलए की जरूरत है। और मुझे यह बताया गया कि गोपीनाथ की तबीयत भी आजकल अच्छी नहीं रहती। अल्लाह करे उनकी सेहत अच्छी हो जाओ। मगर जब आप अमली सियासत में हैं, आपको आवाम के दरमियान में रहना पड़ता है, आवाम की खिदमत करना पड़ता है आपको। और हमारा उम्मीदवार राशिद फराज, आप शेखपेट की आवाम से पूछ लो, करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के काम राशिद फराज ने शेखपेट में करवाए। वहां पर सख्त मुकाबला होता है राशिद का, मगर बीजेपी को हराए, टीआरएस को हराए, कांग्रेस तो खैर वहां पे नहीं है। ये काम आपके लिए बहुत जरूरी है कि जुबली हिल में
आप मजलिस को मजबूत करिए। और जमहूरियत की हकीकत यह है कि जिस पार्टी के पास ज्यादा एमएलए होंगे उनके और मसाइल को हल किया जा सकेगा। आप ये कांग्रेस वालों से पूछो, तुम्हारी हुकूमत मध्य प्रदेश में भी है थी, राजस्थान में है, वहां पर माइनॉरिटी का ऐलान डिक्लेरेशन क्यों नहीं किया आपने? हैदराबाद में क्यों किया? क्योंकि हैदराबाद में शेरवानी है, इनको शेरवानी से डर लगता, तो यहां पर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन। और राजस्थान में उतने ही परसेंटेज के मुस्लिम अक़लियत हैं जितने तेलंगाना में। कितना बजट है वहां पर राजस्थान में? 299 करोड़। यहां पर कितना है तेलंगाना में? मजलिस है, आपका इत्तेहाद है, आपकी क़यादत है, 2200 करोड़। 200 कहां 299 करोड़, कहां 2200 करोड़। यह मजलिस ने काम किया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। जयपुर की ट्रेन में एक ट्रेन का कांस्टेबल 3 लोगों को नाम पूछ के गोली मार के उनकी जान ले लिया। उसमें एक मरने वाला बाजार घाट का था। अकबरुद्दीन ओवैसी असेंबली में उठे, हुकूमत से मुतालबा किया कि मार दिया गया है, मरने वाला बाजार घाट हैदराबाद का है, उसकी औलाद को एसग्रेशिया मिलना चाहिए, उसकी बेवा को गवर्नमेंट की नौकरी मिलनी चाहिए, 2 BHK मिलना चाहिए। तीनों काम हो गए 15 दिन में, तीनों काम हो गए। राजस्थान का एक मरने वाला राजस्थान का था। बताओ कांग्रेस वालों, तुमने एक पैसा दिया उसको? कोई जाकर तुम्हारी गवर्नमेंट से मिला उस बेवा से? कोई नहीं मिला। यहां पर क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी जमात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। यह फर्क होता है सियासी क़यादत का, यह फर्क होता है आपके एमएलए रहे होने का। मरने वाला मर गया, और हमारे मुल्क में ऐसा है ना, जब मरते पूरे रोते आके, उसके बाद कोई पलट के नहीं पूछता वो मरने वाले के घर पे क्या गुजर रही होगी। मजलिस ने वो इंतजाम किया। मैं कल बाजार घाट में दौरा कर रहा था, तो पैदल दौरे में 2 दिन पहले मुझे बताया गया कि साहब ये मरहूम की बेवा है। मैंने कहा बहन बेटी कैसी हो? तो बोले अच्छी हूं, मैं काम कर रही हूं, छोटा बच्चा है, आप दुआ करिए। वहां पर आपकी सरकार है, आपने कुछ नहीं किया। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया गया। चीफ मिनिस्टर 20 दिन के बाद गए, मैं 1 दिन के अंदर वहां पर पहुंचा। घाटमी का एक इलाका है राजस्थान में, मेवाती मुसलमान बोलते, मियो मुसलमान लोग। मरने वाला नसीर, उसके घर गया तो उसके घर में बताया गया ये उसके भाई के 6 बच्चे, ये नसीर के 5 बच्चे। मैं कहा ये भाई के बच्चे क्यों बता रहे? नहीं, इसका बड़ा भाई नीम पागल था। 15 लाख का ऐलान कांग्रेस की गवर्नमेंट की, अब तक खाली 5 लाख दिए। ये नहीं बोलेंगे कांग्रेस के लोग आपको, नहीं कैंडिडेट क्यों खड़ा किए, उनकी उनसे डील हो गई। अरे तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी हार गया तो क्या स्मृति ईरानी से कुछ डील हुई थी? तुम 2 लोकसभा के इलेक्शन मोदी को हार गए, क्या तुम डील किए थे? बताइए। आपके मजलिस के खिलाफ नफरत भरी हुई है। यह फिरका परस्ती है कांग्रेस की, बीजेपी की एक ही है। मगर यहां पर मौजूदा जो एमएलए है, नाकारा एमएलए है, नाकाम एमएलए है। और इसको हटाकर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप राशिद फराज को, एक बेहतरीन उम्मीदवार है, आपकी खिदमत करने का मौका दीजिए, आपकी खिदमत करने का मौका दीजिए। अभी आपके सामने बताया गया कि कितने 4 करोड़ की लागत के 4 करोड़ की लागत के सीवरेज लाइन डाली गई। अगर आपका एमएलए आएगा कामयाब होके तो आप ही का फायदा होगा। बस्ती दवाखाने खोले जाएंगे, स्कूल खोले जाएंगे, और ये बहुत से तरक्याती काम अंजाम दे, और आपकी ताकत में इजाफा होगा, मजलिस की ताकत में इजाफा होगा, आपका इत्तेहाद मजबूत होगा, आपका सियासी शऊर मजबूत होगा। और ये कांग्रेस का सदर जो आज फिर रहा है जुबली हिल्स की कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये आरएसएस से आया है, मेरी बात का यकीन करो आप। ये अपनी जिंदगी सियासी जिंदगी का आगाज आरएसएस से किया। आरएसएस की सोच में डूब कर निकला है शख्स। ये पहले बीजेपी में था, एबीवीपी से बीजेपी में आया। किशन रेड्डी जब 1999 का असेंबली इलेक्शन लड़े, साथ था किशन रेड्डी का, मैं अपनी आंखों से देखा।
मरहूम सैयद सज्जाद इलेक्शन लड़ रहे थे कारवान से, ये किशन रेड्डी के साथ काम कर रहा था। फिर तेलुगु देशम में गया, तेलुगु देशम को डुबा दिया। तो आरएसएस ने कहा कि बेटा अब तू कांग्रेस में चला जा। तो कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल तेलंगाना का मोहन भगवत के पास है और कांग्रेस पार्टी ये हमको बोलती है अरे तुम्हारा सदर आरएसएस से आया, हर एक को तकलीफ है, क्यों लड़ रहे? मैं क्या करूं, सियासी जमात हूं, लड़ना मेरा काम है। नहीं आप यहां क्यों आए? अरे क्या तुम्हारे से पूछ के आऊं कहां जाऊं मैं, किधर जाऊं किधर मत जाऊं, कब बैठूं कब खाऊं कब क्या करूं? आप होते कौन है मुझे बताने वाले? और फिर टीआरएस वाले, अरे असद भाई यहां कहीं को आ गए आप। अरे क्यों नहीं आएंगे, मेरा कॉर्पोरेटर है, मुझे यहां की आवाम से मोहब्बत है। हम 30 35 40 साल से इलेक्शन लड़ रहे यहां पर एरागड्डा में, कामयाबी नहीं मिली अलग बात है, मगर लड़ तो रहे हैं ना। हम इस आवाम को बता रहे हैं कि हमको यहां से मोहब्बत मिली और हम इस मोहब्बत को नहीं भूल सकते। कैसे भूलेंगे आपकी मोहब्बत को? आपके बुजुर्ग जिंदा नहीं है मगर उनकी कुर्बानियां तो जिंदा हैं, जो मजलिस के लिए उन्हें मेहनत की और काम किया। मेरे भाई, असेंबली में अगर हमारा एमएलएज में इजाफा होगा तो जिस तरह आपने देखा कि 9 साल में 11,000 करोड़ रुपये अक़लियतों के खर्च हुए, अगर एमएलए बढ़ेगा तो और इंशाअल्लाह ताला डेवलपमेंट के लिए हमको पैसे मिलेंगे। हमारे बच्चे और बच्चियों के नए स्कूल टेमरिस के खोले जाएंगे, आसरा पेंशन में हिस्सा बढ़ेगा, ओवरसीज स्कॉलरशिप में बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, आरटीएफ एमटीएफ में बच्चों को पढ़ने का इंतजाम होगा, ताकत में इजाफा होगा तो सब कर पाएंगे ना। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि आपके एमएलए बढ़े, इसीलिए सब एक होकर, चाहे मामू हो या बुड्ढी कांग्रेस हो या मोदी की पार्टी हो, सब ये बोल रहे कुछ भी हो जाओ, यहां से मजलिस नहीं निकलना, पतंग नहीं पिलना यहां पे, ये इनकी गुफ्तगू है। अरे भाई कुछ भी हो जाओ, शेरवानी नहीं निकलना यहां से। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरी आप सदबन गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन आप अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करिए। बीजेपी एक ही बात, रिजर्वेशन निकाल देंगे। अरे कैसा निकालते रिजर्वेशन? मुसलमानों को, हर मुसलमान को नहीं, उस मुसलमानों में बिरादरियां हैं उनको मिल रहा है, नहीं हम रिजर्वेशन निकाल देंगे। एक बीजेपी का सदर बोलता हम बुलडोजर चला देंगे घरों पर। तो हाँ, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील है कि 30 नवंबर के दिन आपको वोट डालना जरूरी इसलिए भी है कि शरीफ के मरने के बाद यह पहला इलेक्शन है। मैं जिम्मेदारी के साथ आपको एक बात बता रहा हूं, शरीफ के इंतकाल से पहले मेरी शरीफ से बात हुई थी। मैं शरीफ को बोल दिया था कि शरीफ तैयार रहना, इलेक्शन लड़ना है, मगर अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। जब बीमार थे तो हमारे भाई अनवर को भिजाया था, फोन से बात करने वाला, क्या शरीफ बीमार कैसा पड़ गए, जंग लड़ने का? बोले साहब अच्छा हो जा रहा हूं, निकल रहा हूं मैं 2 दिन में। मगर अल्लाह के फैसला कुछ और था। तो आपको शरीफ को भी याद रख के उसको खिराज अकीदत भी पेश करना है। आपने और हमने एक अपने बेहतरीन एक लीडर को खोया है, तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपना वोट दीजिए। पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, मजलिस को मजबूत करिए, ताकि हम इन बातिल तूफानों का मुकाबला जो मजलिस कर रही है और बेबाकी से कर सके। आपकी हुकूक की लड़ाई मजलिस लड़ रही है और बेखौफी से आपके हुकूक की लड़ाई लड़ सके। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था। मैं यहाँ से और मुझे जलसों में जाना है, तो इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।